हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल 400 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा। आज के इस क्लास में 200 क्वेश्चंस को देखिए। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें कि 200 क्वेश्चंस देखना है। उसके अलावे 175 प्लस क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाएंगे। 3 क्लास टोटल आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से यह टॉपिक है। इस पर आप अच्छे से कमांड करने की कोशिश करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को देखिए। अगर क्लास अच्छा लगे, इस तरह का और भी क्लास देखना हो, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास देखना हो, एक और चैनल बनाया गया है, नीचे आपको उसका लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा उस चैनल पर। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राचीन भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द है ग्रीक भाषा का। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। जियोग्राफी और व्यवस्थित भूगोल अगर पूछेगा तो आपको इरेटोस्थनीज बताना होता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक पूछेगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है आधुनिक भूगोल का संस्थापक। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता का नाम अनेक्जिमेंडर है। विश्व ग्लोब का निर्माता पूछेगा, मार्टिन बेहम बताइएगा। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित की गई है, भूपर्पटी, मैंटल और क्रोन। भौगोलिक विश्वकोश की रचना पूछेगा ना, स्ट्रैबो बताएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परत में विभाजित की गई है। किसमें है? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को आप भूपर्पटी के नाम से जानते हो। भूपर्पटी किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। भूपर्पटी, जिसे आप क्रस्ट भी कहते हो, इसका निर्माण हुआ है कैसे? सिलिका, एल्युमिनियम, इन दोनों से। इसीलिए इसे ना सियाल परत के भी नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम दोनों का मिश्रण है। मेंटल का निर्माण हुआ कैसे? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंटल की मोटाई अगर पूछता है 34 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल की मोटाई है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या क्या? ऑक्सीजन है 46%, सिलिकॉन है 27%, एल्युमिनियम है कितना? 8%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्र वाला पार्ट को आप क्रोर के नाम से जानते हो। अगर इसकी मोटाई पूछेगा तो इसकी मोटाई 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक है। किसकी? क्रोर की। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी की मोटाई अगर पूछेगा तो आपको 34 किलोमीटर बताना है। किसका? भूपर्पटी की मोटाई 34 किलोमीटर। मेंटल की मोटाई 34 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपको जस्ट बताया गया था मेंटल की मोटाई। और अगर क्रोर की मोटाई पूछता है तब स्टार्ट होता है कहाँ से? तो 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक है। आशा करता हूँ कि तीनों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्रोर का निर्माण हुआ है कैसे? निकेल और लोहा से। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। असंबद्धता है क्या है? तो ये ना पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला वह क्षेत्र है जहां पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है? कॉनराड असंबद्धता कहलाती है। कह रहा है कि ऊपर तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व से संबंधित जो अलग डिफरेंसेज रहता है उसे कॉनराड असंबद्धता के नाम से आप जानते हो। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? उसे मोहो असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता के नाम से आप जानते हैं। मेटल और जो है कोर का जो लगने वाला, देखिए मेटल और कोर को अलग करने वाला जो सीमा क्षेत्र है उसे
गुटनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मेटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ऊपरी कोर एवं निचली कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी कोर और निचले कोर की जो सीमा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम बाय आपका जो 3 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व पूछेगा तो 5.5 ग्राम बाय 3 सेंटीमीटर आपको बताना होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसका जो घनत्व है ऊपर के परत की अपेक्षा अगर देखेंगे अधिक होता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री का। कह रहा है परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट भी आने लगती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है कौन सा? स्थलमंडल है। स्थलमंडल का प्रतिशत 29% आपको बताना है। जल है कितना? 71%। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ कहिए या फिर शुद्ध जल कहिए 2.5% ही बस है। पृथ्वी पर जो जल है शुद्ध जल वो बस 2.5% है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। स्थलमंडल की अगर अधिकतम गहराई पूछेगा, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर ये अधिकतम गहराई है स्थलमंडल की। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान यानी कि सैल कहलाता है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित कहिए या फिर रूपांतरित कहिए। आग्नेय चट्टान के उदाहरण में कौन कौन से आते हैं इसे ना आप याद कर ही लीजिए। प्रैक्टिस सेट वगैरह में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ध्यान से आप इसे याद कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर रियल में सच में आपको अच्छे से तैयारी करना हो तब कहा जा रहा है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और डायोडाइट होता है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अगर पूछेगा काली मिट्टी का निर्माण होता है कैसे, तो बेसाल्ट चट्टान से यह निर्माण होता है काली मिट्टी का। अवसादी सैलों का निर्माण पूछेगा, सैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से अवसादी सैल का क्या होता है? निर्माण होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है किसके? ये सारे अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। कौन कौन सा? चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट, ये सारे अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ पर? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है किससे? लाल बलुआ पत्थर से। आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है यह बना है। दिल्ली का लाल किला तो आप समझ जाएंगे लाल से, बट आगरा का भी ध्यान रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। कायांतरित सैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी सैलों से होता है। किसका? कायांतरित सैल का जो निर्माण है रासायनिक क्रिया, ताप, दाब इन्हीं सब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सैल से होता है। कायांतरित सैलों के उदाहरण में स्लेट, संगमरमर, सीस्ट, क्वार्टजाइट और नीस आते हैं। कायांतरित सैल के उदाहरण में नीस कायांतरित रूप है किसका? यह ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है। संगमरमर कायांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट के बारे में पूछा जाएगा, किसका कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर का।
स्लेट के बारे में पूछेगा तो यह शैल का होता है। इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में क्या होता है? जीवाश्म नहीं मिलता है। ज्वालामुखी है क्या? तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्या है? तो धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है जिससे कि होकर पिघला हुआ पदार्थ, जिसमें कि लावा है, राख है, जलवाष्प है, ये सब बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्या? क्रेटर कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। बाहर में ये लावा कहलाता है। बाहर में लावा निकलता है, कहने का मतलब है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वो क्या कहलाता है? वे धुआंरे कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्र कहिए या फिर दरार से जब जलवाष्प निकलता है बट बहुत ऊंचाई तक निकलता है ना, तो उसे ग्लेशियर के नाम से आप जानते हैं। ओल्ड फेथफुल है। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित क्या है? ग्लेशियर है। हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है अलास्का के कटमई पर्वत को, जो कि यूएसए में पड़ता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या है? ज्वालामुखी है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? स्ट्राम्बोली तथा एटना जो कि इटली में है, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। पूछा जाता है क्वेश्चंस, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो आपको बताना होता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। कहाँ पर स्ट्रोम्बोली है? लिपारी द्वीप कहाँ पर? इटली में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा जो कि जापान में, विसुवियस जो कि इटली में, मेयन जो कि फिलीपींस में, क्राकाटोवा जो कि सुंडा जलदमरू मध्य में है। ध्यान रखिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं ये सब। शांत ज्वालामुखी में आपका किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में, कोह सुल्तान जो कि ईरान में, पूपा जो कि म्यांमार में, चिम्बराजो जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत कहिए या फिर मृत ज्वालामुखी कहिए एकांकागुआ है। कहाँ पर? एंडीज पर्वत पर बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में स्थित जो बैरन द्वीप है ये भारत का बस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कह रहे हैं ना कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप में है यह। विश्व का सबसे जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित कियालू बताना होता है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह क्या कहलाता है? उसे आप अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने यानी कि स्केल पर। इसकी खोज की गई थी 1935 में। रिंग्स ऑफ फायर है क्या है? तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप कहिए या फिर ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को आप रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हो। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है?
जापान का, यानी जापानी भाषा है यह। हिंद महासागर में सुनामी आई थी। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को क्या आया था? सुनामी। भूकंपीय तरंगें होती है 3 प्रकार की, एक होता है पी तरंगे, एस तरंग और एल तरंग। देखिए, प्राथमिक तरंग को पी तरंग कहा जाता है। पी तरंग पूछेगा कैसा होता है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य आपको बताना होता है। एस तरंग पूछेगा अनुप्रस्थ, एल तरंग पूछेगा तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरह का होता है। देखिए, पी तरंग अनुदैर्घ्य होता है, एस तरंग अनुप्रस्थ होता है और एल तरंग पूछेगा तो यह दोनों तरह का होता है। धरातल तक ही सीमित होती है, कौन सी? एल तरंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है, क्या? पी तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एस तरंग सर्वाधिक गति कहिए या फिर आवृत्ति कहिए, पी तरंग की होती है प्राथमिक वाली तरंग की। सबसे कम गति या आवृत्ति पूछेगा, एल तरंग की बताना होता है। सर्वाधिक विनाशकारी अगर होती है तो एल तरंग होती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है कौन सी? पी तरंग। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर? प्रशांत महासागर में आता है। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत का नाम है अरावली। अब देखिए, पर्वत के कुछ कुछ जो प्रमुख प्रकार है उसे समझिए। ब्लॉक कहिए या फिर भ्रंशों कहा जाता है। अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है, मोरदार कहिए या फिर वलित कहिए। अब देखिए, ब्लॉक पर्वत में सतपुरा भारत का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, वासिस फ्रांस का, साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान का, सियरा नेवादा है यूएसए का। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे इन सब में से कोई एक दे करके से, वासिस जो है फ्रांस में, ये किस तरह का? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा भारत का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। रेंज पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगर पूछेगा सियरा नेवादा यूएसए का, तो यह भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे विस्तृत अगर पूछेगा ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा है, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी के नाम से आप जानते हो। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी अगर पूछेगा, जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि जाम्बेजी नदी तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी में जॉर्डन नदी का घाटी आता है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में आपका विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप आपको बताना है। ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगर पूछे कि मोरदार या फिर वलित पर्वत का निर्माण होता है, तो पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से होता है मोरदार या फिर वलित पर्वत का निर्माण। वलित पर्वत के उदाहरण में अगर आपको पूछेगा, हिमालय भारत का वलित पर्वत कहा जा रहा है, आल्प्स यूरोप का, रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका का, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका का, ये सारे आते हैं वलित पर्वत में। ज्वालामुखी पर्वत में मौना लोआ जो कि हवाई द्वीप में, वियोवियस इटली का है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का और फ्यूजियामा जो कि जापान का है, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण में आते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदियों द्वारा लंबवत अपरदन से होता है हिमानी वाले एरिया में। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है क्या कहलाता है? पठार। संसार का छत कहलाता है कौन सा? पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार का नाम है जो है ये तिब्बत का पठार है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का है। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंचशील घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी जिसे कि मृत्यु की घाटी कहा जाता है, ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम आपको बताना है कौन सा? सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी कहाँ पर? बोत्सवाना अफ्रीका में है। क्लास को ध्यान से देखिए, एक सवाल भी पूछा जाएगा इसे बताने के बाद इसी टॉपिक से जो अभी आपको बताया जा रहा है।
गोबी मरुस्थल है कहाँ पर? मंगोलिया, चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा? गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछेगा आपको, अटाकामा बताना होता है। अटाकामा है कहाँ पर? चिली यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल का नाम क्या है? थार, जो कि भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार को। तकला मकान आपने ज़रूर सुना होगा, कहाँ पर है? तकला मकान है कहाँ पर? चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लुद जो मरुस्थल है यह पूर्वी ईरान में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत के बाद आता है अटलांटिक का नंबर। और सबसे छोटा महासागर पूछेगा तो आपको आर्कटिक महासागर बता देना होता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। अगर पूछे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसे? हवाई द्वीप अमेरिका को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हवाई द्वीप का पुराना नाम बताइए क्या है? तो सैंडविच द्वीप जो है ना, ये हवाई द्वीप का पुराना नाम है। ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है प्रशांत महासागर में है, कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री दशांतर रेखा स्थित है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। यह सवाल पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता जो है समुद्री वनस्पति है। और सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था किसने? तो स्पेन के नाविकों के द्वारा सबसे पहले देखा गया था। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है कौन सा? सारगैसो सागर को जाना जाता है। डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग को कहा जाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना कहिए या फिर चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में ही है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना या फिर परीखा के नाम से आप 8047 इसकी गहराई है। शुंडा या फिर जावा गर्त है कहाँ पर? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज स्थित है कहाँ पर? 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में है। सैंडविच गर्त स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अटलांटिक महासागर में है सैंडविच गर्त। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। किसकी? महासागर की एवरेज लवणता जो है ना 35% होती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%। और मृत सागर में अगर सागर में पूछेगा तो इसमें मृत सागर में 238% आपको यहाँ पे बताना है। सबसे अगर लवणीय सागर पूछेगा, मृत सागर डेड सी के नाम से जानते हैं, हिंदी इंग्लिश का वर्जन है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है कहाँ पर? अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% होती है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर? अमेरिका में है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत कहाँ पर? भूमि होता है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% रहती है। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता होती है 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल की अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जो महासागरीय जलधारा है यही है। लेब्राडोर और फॉकलैंड है क्या? ठंडी जलधारा।
लेब्राडोर और फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अगुल्हास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है कौन सी? प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की है। कौन सा? फ्लोरिडा गर्म जलधारा। महासागरीय जल का तापमान 5 से लेकर के 33 डिग्री तक रहता है। महासागरीय जल का जो तापमान है ना 5 से 33 डिग्री बताना होता है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने यानी कि ज्वार तथा नीचे गिरने, जैसे आप भाटा कहते हो, ज्वार भाटा आना, इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। दो ज्वारों के बीच समय अंतराल 12 घंटा 26 मिनट का होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का जो अंतराल है वो 6 घंटा 13 मिनट होता है। दो ज्वार के बीच का समय अंतराल 12 घंटा 26 मिनट बताइएगा। और किसी स्थान पर कह रहा है ज्वार और भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट होता है, यानी कि सेम आधा हो जाता है उसका। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं कैसे? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर उच्च कहिए या फिर वृहद ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक सीध में होता है। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सभी मौसमी घटनाएं कहलाती है जो घटती है ये कहाँ पर? क्षोभ मंडल में ही होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अगर पूछेगा क्षोभ मंडल का है। रिपीट करते हैं, सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परत में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है किसमें? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पूछेगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है 1 डिग्री और 6.4 डिग्री। अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री घटेगा, और अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे 165 जाने पर 1 और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री जो है टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत विस्तृत है, फैला हुआ है, मतलब 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि अगर पूछेगा ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत फैला हुआ है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। ओजोन क्षेत्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस का नाम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उल्का से संबंधित घटनाएं किसकी होती है? मध्यमंडल की। रेडियो संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं यहीं पर बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल जो है इसमें होती है हाइड्रोजन और हीलियम होती है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में फैलता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 से लेकर के 760 मीटर तक। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर आपको ध्यान रखना होता है, मतलब बात एक ही हो गया है ना। वायुमंडल सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में।
वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ N/m²। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान आने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब हुआ कि दिन साफ हो रहा है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है कि वर्षा होगी। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को यहाँ पे म की मात्रा मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा, जिसे आप आइसोबार के नाम से जानते हो। वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल है गैसों का मिश्रण, जिसमें कि नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन है देख लीजिए इतना % है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस का नाम आर्गन है। अभी जो पॉइंट आप देख रहे हो रेडॉन के बारे में, नेक्स्ट वाले क्लास में यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो है हाफ क्लास आपने यानी कि आधा क्लास देख लिया। आशा करता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी देखकर आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहा होगा आज का क्लास। इसका पार्ट 2 करवा दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए, सवाल बोला गया था ना पूछा जाएगा, आगरा का किला किस पत्थर का बना है? किस पत्थर का बना है आप लोगों को बताया गया था। जो भी लोग ध्यान से क्लास को देख रहे थे ज़रूर आपको इसका राइट आंसर देखने के साथ पता चल गया होगा। कमेंट करके आप बताइएगा क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। जल्द ही इसके पार्ट 2 के साथ मिलते हैं।